बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12th है हमारी। सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, चैप्टर नंबर है 9, जिसका नाम है वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। तो इस पूरे ही चैप्टर को एक ही बार में बहुत अच्छे तरीके से हम यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, वैश्वीकरण क्या है, इसके क्या परिणाम निकलते हैं, इसका विरोध कैसे किया जाता है, भारत का इसमें क्या संदर्भ है, ये चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, अगर कोई भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट होता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, ये हमारी आईडी है, और जैसे टाइम मिलेगा आपको उसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। वैश्वीकरण। वैश्वीकरण बेसिकली ये एक बहुत ही बहुआयामी एक प्रक्रिया है। बहुआयामी यानी कि जिसके हर आयाम यानी कि हर एक तरह के लाभ हानि सब कुछ होता है। तो वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ होता है प्रवाह, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, आदान प्रदान। अब ये किस चीज का प्रभाव होता है? तो बेसिकली विभिन्न देशों के बीच में विचार, व्यक्ति, वस्तु, संसाधन, पूंजी, इन सभी का आदान प्रदान, लेन देन ही प्रवाह कहलाता है। वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच में विचार, व्यक्ति, वस्तु, संसाधन, पूंजी आदि का आदान प्रदान करना वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण का प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देशों का सहयोग किया जा सके, देशों में आर्थिक समानता को स्थापित किया जा सके एवं देशों के बीच एक बंधुत्व की भावना को विकसित किया जा सके। तो यह है वैश्वीकरण का प्रमुख उद्देश्य। अब देखो, वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है जिसके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिणाम यहाँ पे होते हैं। ये जो आयामी आयामी अवधारणा है ना, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। आगे चल के हमारा आधा वीडियो है ना, आधे घंटे का, वो इसी पे ही वेस्ट है। अब देखो, नई प्रौद्योगिकी और तकनीकी के विकास की वजह से ये जो वैश्वीकरण है वो बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। ऐसा नहीं है, पहले भी था, वैश्वीकरण पहले भी था, लेकिन जैसे जैसे नई नई प्रौद्योगिकी आ चुकी है, टेक्नोलॉजी हमारे पास आ चुकी है, तकनीक आ चुकी है, तब से वैश्वीकरण और तेजी से विकसित हो रहा है। जैसे दूरसंचार, टेलीग्राफ, माइक्रोचिप, इंटरनेट, इन सभी आविष्कारों की वजह से जो संचार प्रणाली यानी कि सूचना आदान प्रदान की जो प्रणाली थी उसको काफी ज्यादा बढ़ावा दिया है, जिसकी वजह से विभिन्न देश एक दूसरे को आपस में आसानी से इंटरेक्ट कर पाते हैं। एक देश आज उन वस्तुओं का इस्तेमाल कर पा रहा है जिसकी कभी भी उसने कल्पना नहीं की होगी, क्योंकि जो देश किसी चीज को कल्पना नहीं कर सकता है, कोई अन्य देश उसे बना रहा है, तो वैश्वीकरण की वजह से वो चीज उस देश के पास पहुंच रही है जो सोच भी नहीं सकता था ऐसा हो सकता। ठीक है, संचार तथा परिवहन के जो संसाधन है इसमें अत्यधिक तेजी से वृद्धि हो रही है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, देशों की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से मजबूत हो रही है। तो बेसिकली वैश्वीकरण के बारे में ये चीज याद रखना है। सबसे पहले अगर हम इसके एक पर्टिकुलर नॉर्मल भाषा की बात करें, तो विभिन्न देशों के बीच में मतलब अर्थ की बात करें, विचार, व्यक्ति, वस्तु, संसाधन, इनका आदान प्रदान होता है। इसका प्रमुख उद्देश्य होता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करे, देशों में आर्थिक समानता लाए और विश्व बंधुत्व की जो भावना है इसको बढ़ावा दे। ये एक बहुआयामी अवधारणा है। तकनीक की वजह से ये और तेजी से विकसित हुआ है, संचार प्रणाली काफी मजबूत हुई। तो वैश्वीकरण क्या है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब समझते हैं अगले टॉपिक को। अगला टॉपिक है हमारा वैश्वीकरण के परिणामों के बारे में। जैसा कि अभी हमने देखा कि ये एक बहुआयामी, एक सेकंड, पेन कहाँ चला गया, हाँ, ये एक बहुआयामी अवधारणा है जिसके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिणाम भी हमारे सामने आते हैं। तो यहाँ पे देखो, वैश्वीकरण के आर्थिक परिणाम। तो देखो, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, हम इसके सकारात्मक और इसके नकारात्मक दोनों ही अपोजिट्स यहाँ पे देखने वाले हैं, दोनों ही। वैश्वीकरण के सकारात्मक परिणाम। तो जब भी हम सकारात्मक परिणाम की बात करते हैं तो हमारा ध्यान जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं इसकी ओर, क्योंकि इन्हीं ये जो संगठन है ये वैश्वीकरण के कारण और ज्यादा मजबूत हुए हैं। तो यहाँ पे वैश्वीकरण के आखिर परिणाम क्या निकले हैं? तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला परिणाम आ जाता है कि आयात निर्यात पर जो प्रतिबंध लगे थे वो सभी खत्म हो गए। यानी कि विभिन्न देशों ने, फॉर एग्जांपल भारत हो गया, चाइना हो गया, इसराइल हो गया, रसिया हो गया, या कोई भी अन्य देश जिसने
अपने आयात निर्यात पर, यानी कि ना ही तो हम इंपोर्ट करेंगे ना ही तो एक्सपोर्ट करेंगे, ये जो नीति अपना रखी थी वो खत्म हो गई, जिसकी वजह से व्यापार में वृद्धि हुई है, विदेशी मुद्रा में वृद्धि हुई है और वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों के बीच में अच्छे संबंध स्थापित होने शुरू हो गए हैं। प्रौद्योगिकी का विकास अर्थात इंटरनेट, कंप्यूटर, इससे जुड़े जो सेवाएं हैं, इसके विकास की वजह से आज बहुत से देश अपना अपना अलग अलग तरीके से विकास कर रहे हैं। विदेशों में भी उद्योग और तकनीकें वृद्धि कर रहे हैं। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में सुधार आया है। जिन देशों ने वैश्वीकरण को अपनाया है, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार मजबूत हुआ है, उनमें उनका जो अर्थव्यवस्था है, उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो भी बहुत तेजी से मजबूत हुई है। ठीक है, वस्तु की उच्च गुणवत्ता। अब एक चीज देखो कि जब बहुत सारी कंपनियां एक साथ मिलकर कार्य करेंगी तो कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ेगा तो मेनली यहाँ पे क्या फोकस रहेगा कंपनियों का कि हम कम से कम पैसे में अधिक गुणवत्ता वाला सामान लोगों को पहुंचाएं, तभी उनकी सेल बढ़ेगी। यही बिजनेस माइंडसेट है। तो क्या होगा कि वस्तु की गुणवत्ता और अच्छी हुई और हमें कम पैसों में अच्छी चीज और ज्यादा चीजें मिलने। विदेशी व्यापार में वृद्धि अर्थात सिंपल सी बात है, वैश्वीकरण जुड़ा ही विदेशी व्यापार से है। तो विदेशी व्यापार में बढ़ोतरी होती है, विदेशी मुद्रा मिलती है, जिसकी वजह से उद्योगों में बहुत तेजी से वृद्धि देखने को हमें मिलती है। ठीक है, तो ये है वैश्वीकरण के सकारात्मक परिणाम। आयात निर्यात पर लगे प्रतिबंध खत्म हो गए, प्रौद्योगिकी का विकास बहुत तेजी से हुआ, देशों की अर्थव्यवस्था में सुधार आया है, वस्तु की गुणवत्ता में सुधार आया है, विदेशी व्यापार में वृद्धि की वजह से देशों की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से मजबूत। अब इसके साथ में कुछ नकारात्मक परिणाम भी लेके आता है इसमें। क्या? अब जब बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी तो सिंपल सी बात है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की वजह से जो छोटे छोटी कंपनियां हैं, छोटे छोटे घरेलू जो उद्योग हैं वो खत्म हो जाएंगे, उनका रोजगार छिन जाएगा। दूसरा, असमान विकास। क्योंकि जब कंपनियां खत्म हो गई तो एक वर्ग वो हो गया जो डेली का लाखों कमा रहा है, एक वर्ग वो हो गया जिसके पास रोजगार भी नहीं है और वो अपना व्यापार भी शुरू नहीं कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी बड़ी कंपनियां वहां पे स्थापित हो चुकी हैं। तो एक ऐसा वर्ग जो कि पहले से ही अमीर था, अब वो और ज्यादा अमीर हो गया है, और एक ऐसा दूसरा वर्ग जो पहले से तो पहले और ही गरीब था, पहले शायद कभी 10 दिन में एक रोटी खाने को मिल जाए, लेकिन अब तो उसे खाने नसीब नहीं होता, ऐसा गरीब बन गया। यानी कि अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस पैदा करती है। विकसित देशों की कठोर वीजा नीति अर्थात कई ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी वीजा नीति के तहत कुछ देशों को अपने साथ व्यापार करने से मना कर रखा है, यानी कि वैश्वीकरण के तहत अपने जो व्यापार है उसको नहीं करना चाहते हैं, इसलिए उन देशों से व्यापार करना मुश्किल है। राजनीतिकों का कहना यह है कि जो नागरिक हैं उन्हें एक सामाजिक सुरक्षा कवच मिलता था सरकार के द्वारा, अब हम ये कह सकते हैं कि वो पूरी तरीके से यहाँ पे खत्म हो चुका है, जिसे दोबारा लागू करने की जरूरत है। तो वैश्वीकरण के सकारात्मक परिणाम यहाँ पे क्या निकले हैं? आयात निर्यात पर प्रतिबंध खत्म हो चुके हैं, प्रौद्योगिकी का विकास अधिक तेजी से हुआ है, अर्थव्यवस्था में सुधार आया है, वस्तु की उच्च गुणवत्ता हुई है और विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई है। फिर यहाँ पे आ गया है नकारात्मक, छोटे छोटे उद्योग खत्म हो चुके हैं, हमें जो असमान विकास है वो बढ़ता चला जा रहा है, विकसित देशों की कठोर वीजा नीति की वजह से व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, नागरिकों को मिलने वाला जो सुरक्षा कवच है वो भी खत्म हो गया। तो ये है वैश्वीकरण के आर्थिक परिणाम। ठीक है बच्चों, आई होप आप समझ गए। अब आता है हमारा सांस्कृतिक परिणाम, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक सकारात्मक परिणाम। तो बेसिकली देखो, संस्कृति के वैश्वीकरण के होने के कारण, यानी कि जब से सांस्कृतिक आधार पर वैश्वीकरण को प्रोत्साहन मिला है, तब से लोगों की खान पान, रहन सहन, ऐसी आदतों में बदलाव आया है। लोग क्या कर रहे हैं कि जो उन्हें अच्छा लगता है वो संस्कृति को अपना रहे हैं। पश्चिमी संस्कृति देखो, जो इसके सकारात्मक पॉइंट्स हैं वही आप इसके नकारात्मक पॉइंट्स में डाल देंगे, बताऊंगा अभी कैसे। पश्चिमी संस्कृति अर्थात विश्व भर में लोग जो है उन्हें पश्चिमी संस्कृति काफी अट्रैक्टिव लगती है और वो पश्चिमी संस्कृति को अपना रहे हैं, जिसकी वजह से इसका फैलाव हो। विचारों का खुलापन अर्थात लोग जो है वो अब अपने विचारों को खुलकर अन्य लोगों के सामने प्रकट कर सकते हैं, अपने विचारों को लोगों के सामने रख सकते हैं, क्योंकि उन्हें इस चीज का ज्ञान हो गया है कि हम विचारों को कैसे रखें। तीसरा, मिली जुली संस्कृति का विकास हो। आज विभिन्न देशों की संस्कृतियां एक दूसरे के देश में आपस में मिल रही हैं, जुल रही हैं,
तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक ऐसी संस्कृति विकसित हो रही है जो मूल संस्कृति से अलग थोड़ी विकसित वाली संस्कृति है। ठीक है। महिला की स्थिति में सुधार। देखो, जब भी हम सांस्कृतिकरण के परिणाम की बात करें तो ये पॉइंट काफी अहम है, क्योंकि जिस क्षेत्र की, जिस देश की महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी होगी तो हम ये कह सकते हैं कि वहां पर सांस्कृतिक आधार पर भी जो स्थिति है उनकी काफी अच्छी हुई, क्योंकि सांस्कृतिक लेवल पर, सामाजिक लेवल पर स्त्रियां ही एक अहम भूमिका निभाती हैं। तो ये हैं इसके सकारात्मक परिणाम, इसके वैश्वीकरण के सांस्कृतिक। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक नकारात्मक परिणाम की अगर हम बात करें तो सेम वही, कि खान पान रहन सहन की आदतें जो इसमें बदलाव आ रहा है, जिसकी वजह से लोग अपने स्वदेशी खानों को भूल रहे हैं, कि जो पश्चिमी व्यंजन है वो ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, और आज के टाइम पर अपना दाल भात रोटी ये सभी इनको अच्छा नहीं लग रहा है ना। चाउमीन डोसा बर्गर इडली पिज्जा ये सारे खाए जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, वो विदेशों के खान पान रहन सहन को अपना रहे हैं और स्वदेशी खाने की महत्वता को घटा रहे हैं। पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव जो इसका सकारात्मक है वही इसका नकारात्मक है। संस्कृति, पश्चिमी संस्कृति लोग अपना रहे हैं, जिसकी वजह से लोग अपनी जो मूल संस्कृति है, चाहे वो इंडो संस्कृति हो चाहे वो अन्य संस्कृतियां हो, वो अपनी संस्कृतियां यहाँ पे भूलते जा रहे हैं। उसके बाद अंग्रेजी का महत्व, अर्थात लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम अंग्रेजी बोलते हैं तो हम बहुत अच्छे आदमी हैं, अर्थात वो अपनी मातृभाषा को बोलने में किसी अन्य बंदे के सामने, अन्य देश में जाकर बोलने में शर्माते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अंग्रेजी भाषा ही सबसे महत्वपूर्ण भाषा है। और कई लोग तो जो अंग्रेजी नहीं भी सीख पाते वो इसी बात को सोच सोच के डिप्रेस्ड हो जाते हैं। ये काफी एक नॉर्मल सी बात है। उसके बाद है संस्कृति को पहचानना मुश्किल हो गया, क्योंकि विभिन्न देशों की जब संस्कृतियां आपस में मिल रही हैं तो एक मिली जुली संस्कृति का विकास हो रहा है। तो कुछ तत्व अन्य संस्कृति के, कुछ तत्व अन्य के, तो पहचानना मुश्किल हो गया है कि आखिर ये बंदा किस संस्कृति का बंदा है ना। तो इसीलिए ये संस्कृति के नकारात्मक परिणाम बने। वैश्वीकरण के संस्कृति के सकारात्मक परिणाम क्या है? खान पान रहन सहन की आदतों में बदलाव आता है, पश्चिमी संस्कृति लोग अपना रहे हैं, विचारों में खुलापन आया है, मिली जुली संस्कृति का विकास हो रहा है, महिलाओं की स्थिति में सुधार से पता लगाया जा सकता है कि वहां पर स्थिति कैसी होगी। ठीक यही आप रख देंगे नकारात्मक में, कि खान पान रहन सहन से संबंधित जो आदतें अपनाई जा रही हैं, जिसकी वजह से स्वदेशी खाने की महत्वता घट गई है। पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव की वजह से लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, लोग अंग्रेजी भाषा को अधिक महत्व देते हैं और अपनी मातृभाषा को बोलने में शर्माते हैं। संस्कृति को पहचानना मुश्किल हो गया है, क्योंकि विभिन्न देशों की संस्कृतियां आपस में मिलकर एक मिली जुली संस्कृति का विकास कर रही है। तो ये है वैश्वीकरण के सांस्कृतिक नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है राजनीतिक परिणाम। वैश्वीकरण के राजनीतिक सकारात्मक परिणाम की बात, तो बेसिकली जो सरकारें हैं उन्हें नई औद्योगिक तकनीक की वजह से, नई नई औद्योगिक तकनीक जो प्राप्त हो रही है उसकी वजह से वो अपनी शासन व्यवस्था को काफी आसान तरीके से चला पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो सरकारें हैं वो पर्यावरण, कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, ऐसे जो मामले हैं इनमें बहुत ही सोच समझकर अपने कदम बढ़ाती है, ताकि कहीं पर भी किसी भी प्रकार से जो हमारे संबंध है वो खराब ना हो। उसके पश्चात कई प्रौद्योगिकी के कारण, यानी कि इसे जो प्रौद्योगिकी मिली है, नई टेक्नोलॉजी जो मिली है, इसकी वजह से इसका शासन काफी ज्यादा मजबूत हुआ है, क्योंकि ये अपने नागरिकों के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। और अगर किसी देश के पास अपने नागरिकों की अच्छी खासी जानकारी उसे है तो वो उनके संबंध में अच्छे खासे नियम, उनके फायदे के लिए, देश के फायदे के लिए अच्छे नियम बना पाएगा। उसके पश्चात यदि किसी देश की आर्थिक तौर पर या फिर सैनिक तौर पर उसकी व्यवस्था कमजोर हो रही है, तो वो देश अन्य देशों से मदद मांग सकता है इस वैश्वीकरण के कारण। जैसा कि वर्तमान में हम बात करें पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में अभी आई हुई है बाढ़, यानी कि एक ऐसा सिनेरियो वहां पे चल रहा है कि बहुत हजारों की संख्या में घर डूब रहे हैं। मोस्टली 40 से 50% पाकिस्तान का जो एरिया है वो पानी में डूब चुका है। ठीक है, जिसकी वजह से कृषि फसल खत्म हो गई है। तो अगर यहाँ पे वैश्वीकरण नहीं होता तो क्या वो अन्य देशों से
अपने लिए सहायता मांग सकता? नहीं मांग सकता। इसीलिए ये एक सकारात्मक परिणाम है कि अगर सैनिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से कभी भी कुछ यहाँ पे कमजोरी दिखती है अपने देश में, तो अन्य देश से मांग कर सकता है। बशर्ते ये है कि वो जो मांग की जा रही है वो एक तरीके से पूर्ण रूप से सही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है इसके राजनीतिक परिणाम सकारात्मक। बात करते हैं इसके नकारात्मक परिणामों की। तो बेसिकली राज्यों की सरकार की क्षमता अर्थात ताकत में कमी आई है, उसका दायरा सीमित है। इसका मतलब क्या? देखो, राज्यों के द्वारा जो सामाजिक कल्याण किए जाते थे उसमें कमी आई। पहला पॉइंट समझ लो। पहले तो राज्यों की सरकार की क्षमता में कमी, अर्थात अब जो है वैश्वीकरण के कारण वो अपने देश के लिए कुछ ऐसे निर्णय नहीं ले सकता है, मतलब कि ऐसे निर्णय वो नहीं ले सकता है जिससे अन्य देश को कोई ज्यादा हमला पहुंचे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बात करें अगर चाइना की, ठीक है, तो चाइना यहाँ पर कोई ऐसा फैसला नहीं ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल चाइना कहता है कि हम इंडिया में बॉम्बिंग करेंगे, अर्थात हम इंडिया में क्या करेंगे, बमबारी करेंगे, तो इससे इंडिया को नुकसान पहुंचेगा। तो ऐसे में इसकी जो ताकत है, इसकी ताकत, ये कानून बनाने की ताकत एक तरीके से सीमित हुई है, और ये सीमित होना काफी सही भी है क्योंकि वो अन्य देश को नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता, उसकी अपनी एक अलग विदेश नीति है। तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। राज्य जो थे पहले क्या करते थे, सामाजिक कल्याण के लिए कुछ कार्य हमेशा करते रहा करते, इन कार्यों को करने में भी कमी आई। राज्य जो थे वो अब कुछ एक काम, जैसे कि हम बात करें कानून व्यवस्था, इन सभी को बनाए रखने के लिए नागरिक सुरक्षा करना, इन्हीं कामों को करता है। अर्थात अब जो राज्य हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ मुख्य मुख्य काम जैसे कि कानून और अपनी व्यवस्था को बनाए रखना, नागरिकों की रक्षा करना, सिर्फ इन्हीं कार्यों को करता है, जो कि इसका एक नकारात्मक पहलू। राजनीतिज्ञ जो है इनका कहना ये है कि नागरिकों को जो एक सामाजिक सुरक्षा कवच मिलता है, जिसमें स्वास्थ्य सुविधा, खान पान, रहन सहन की जो सुविधा है वो दी जाती है, वो यहाँ पे खत्म हो रही है। और ऐसा किसकी वजह से हो रहा है? वैश्वीकरण की वजह से। विश्व में जो बहुराष्ट्रीय निगम है, यानी कि जो बहुत से ऐसे संगठन हैं जो अपने पैर पसार चुके हैं और जो विकासशील देश हैं, उन देशों की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं, और कहीं ना कहीं ये उनकी आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थिति को प्रभावित करके उसे चोट पहुंचाते हैं। सबसे आखिरी लोक कल्याण राज्य के स्थान पर, यानी कि पहले क्या था, जो राज्य थे वो लोक कल्याणकारी थे, यानी कि लोगों के कल्याण के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए कार्य करते थे। लेकिन अब इन कार्यों में कमी आई है, तो अब यहाँ पे बाजार आर्थिक और सामाजिक जो प्राथमिकताएं हैं, इनका एक प्रमुख निर्धारक बन गया। यानी कि बाजार, पहले क्या था, राज्य लोक कल्याणकारी थी, लेकिन अब राज्य जो है वो बाजार आर्थिक स्थिति में आ चुके हैं। ठीक है, तो ये इसका नकारात्मक परिणाम। तो वैश्वीकरण के हमारे जो कहा गया, हाँ, राजनीतिक परिणाम में सकारात्मक क्या है, नई औद्योगिक टेक्नोलॉजी की वजह से शासन व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से चला पा रहे हैं। पर्यावरण, कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, इसमें बहुत अच्छी तरह से अपने कदम उठा रहे हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से नागरिकों के बारे में सोचना एकत्र कर सकते हैं। इसी वजह से अगर किसी देश में कभी भी आर्थिक या सैनिक स्थिति कमजोर होती है, तो वो उससे हमेशा सहायता प्राप्त कर सकते हैं। नकारात्मक परिणाम, राज्य की क्षमता में कमी आई है, सामाजिक कल्याणों में कमी आई है इसके। अब ये कुछ ही काम करते हैं केवल, और सामाजिक सुरक्षा जो कवच होता है वो हट चुका है। विश्व में बहुदलीय जो बहुराष्ट्रीय निगम है उनका दबदबा हो चुका है, और अब जो राज्य है वो एक तरीके से निजी स्वामित्व पर बल देता है, जिसकी वजह से पूरी तरीके से वैश्वीकरण यहाँ पे सफल नहीं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी। तो सबसे पहले हमने देखे वैश्वीकरण के परिणाम आर्थिक, कौन से, एक सेकंड, आर्थिक एक आगे नकारात्मक सकारात्मक, वैश्वीकरण के आर्थिक परिणाम, ठीक है, फिर वैश्वीकरण के आर्थिक में नकारात्मक परिणाम, फिर वैश्वीकरण के सांस्कृतिक सकारात्मक परिणाम, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक नकारात्मक परिणाम, उसके पश्चात वैश्वीकरण के राजनीतिक सकारात्मक परिणाम, वैश्वीकरण के राजनीतिक नकारात्मक। तो यहां पर हमारा वैश्वीकरण के परिणाम टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगले टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अगला हमारा यहाँ पे टॉपिक आ जाता है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना,
दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगला हमारा यहाँ पे टॉपिक आ जाता है वैश्वीकरण का विरोध। अब देखो, इसके जब सकारात्मक नकारात्मक परिणाम हमने देख लिए, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं इसका विरोध आखिर क्यों किया जाता है। तो वैश्वीकरण का विरोध, इससे पहले समझो, एक संगठन है WTO, ठीक है। एक सेकेंड, WTO, हाँ अभी इसे हम आगे समझेंगे। बेसिकली वैश्वीकरण का विरोध पूरी दुनिया कर रही है, जिसमें वामपंथी और दक्षिणपंथी अर्थात समाजवादी और जो निजीवादी लोग हैं, ये दोनों ही इसका विरोध करते हैं। वैश्वीकरण एक पूंजीवादी व्यवस्था है। ये अमीर को और अमीर बना देती है, गरीब को और गरीब बना देती है। तो ये है इसकी पहली विरोध शक्ति। दूसरी, वैश्वीकरण के कारण जो राज्य हैं वो काफी कमजोर हो रहे हैं। अब जो गरीबों के हितों में कार्य किए जाते थे, वो कार्य अब अच्छे से नहीं किए जा रहे हैं। अब चाहे तो इसको राजनीतिक परिणाम में भी डाल सकते हैं, ठीक है। सरकार जो था वो अब अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमने अपनी ये जो जिम्मेदारियां इनको अच्छे से निभाया, तो कहीं ना कहीं हम और कमजोर हो जाएंगे। तो राज्य अपनी इन जिम्मेदारियों से पीछे हटते जा रहे हैं। वैश्वीकरण की वजह से राजनीतिक आधार पे, आर्थिक आधार पे, सांस्कृतिक आधार पे हर एक देश में इसके बहुत ही बुरे प्रभाव, असहनीय अदेखनीय प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। जैसे राजनीतिक अर्थ में अगर हम बात करें, राजनीतिक आधार पर राज्य काफी कमजोर हो रहे हैं। कम से कम कुछ क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और संरक्षणवाद को कायम करने की जरूरत है। अर्थात राज्य जो है वो कमजोर तो हो रहे हैं, चलो ठीक है, लेकिन हमें उन्हें कमजोर से ऊपर उठाने के लिए, उन्हें मजबूत बनाने के लिए कुछ कार्य तो करने चाहिए, जैसे कि संरक्षणवाद और आत्मनिर्भरता को बनाए रखना। सांस्कृतिक अर्थ में परंपरागत जो संस्कृति है इसको हानि पहुंच रही है। लोग सदियों से चली आ रही संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, पश्चिमी संस्कृति को अपना रहे हैं, जिसकी संस्कृति खत्म होती जा रही है। इसीलिए वैश्वीकरण का विरोध इन सभी तर्कों की वजह से हो रहा है। क्यों? क्योंकि वैश्वीकरण एक पूंजीवादी व्यवस्था है, ठीक है। पहला क्या हो गया? पूंजीवादी व्यवस्था है। इसकी वजह से राज्य कमजोर हो रहे हैं, सरकार अपनी जो जिम्मेदारियां उनसे पीछे हट रहे हैं। इसके विभिन्न आयामों पर इसके विभिन्न प्रभाव पड़ते हैं। राजनीतिक अर्थ में इसका प्रभाव क्या पड़ता है, सांस्कृतिक अर्थ में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो आई होप वैश्वीकरण का विरोध आप अच्छे से समझ गए, ठीक है। बेसिकली इसका विरोध इसलिए भी किया जाता है कि वैश्वीकरण के दौरान जो लोग एक जैसी सोच रखते हैं, जो लोग विकसित हैं, वो आपस में मिलकर बहुत तेजी से विकास कर रहे हैं। लेकिन वो देश जो विकासशील हैं, उनके लिए इस संबंध में कोई रणनीति है ही नहीं। तो इसलिए विकसित देश जो है वो और विकसित होते चले जा रहे हैं, और विकासशील देश अभी भी विकास की गति पर ही है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भय सताने लगता है कि कभी विकसित देश जो है वो विकासशील देशों पे कभी हमला ना कर दें, कुछ ऐसे नियम ना बना दें, ये सारी चीजें इसमें आ जाए। तो इन सभी कारणों की वजह से वैश्वीकरण का विरोध किया जाता है। वैश्वीकरण के विरोध में WSF, अब इसी संबंध में आता है WTO। तो बेसिकली 1999 में सिएटल में विश्व व्यापार संगठन की एक मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी, जहां पर आर्थिक रूप से ताकतवर जो देश थे, इनके द्वारा व्यापार को अनुचित तौर तरीके के अपनाने के विरोध का ये प्रदर्शन, अर्थात WTO का विरोध विरोध किया गया था 1999 में सिएटल में, जब इसकी बैठक हुई थी, मंत्री स्तर की बैठक। तब आर्थिक रूप से ताकतवर जो देश थे वो क्या चाहते थे कि हमारे जो नियम है वो विकासशील देशों पर लागू हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए WTO का यहाँ पे इस बैठक का विरोध किया गया, जो कि वैश्वीकरण के लिए काफी अहम पॉइंट है। अब इस WTO के अलावा यहाँ पे एक संगठन बना वैश्वीकरण के विरोध का, वैश्विक संगठन WSF, वर्ल्ड सोशल फॉर्म, यानी कि एक विश्व सामाजिक मंच, जिससे कि वैश्वीकरण का विरोध आप कर सकते हैं। इस मंच के तहत मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर, युवा, महिला कार्यकर्ता, ये सभी एकत्र होकर नव उदारवाद वैश्वीकरण की यहाँ पे अवधारणा को एक तरीके से वैश्वीकरण को विरोध करते हैं। यानी कि देखो, बहुत सारे पर्यावरणवादी, पर्यावरण का संरक्षण करने वाले, मजदूर, युवा, महिला कार्यकर्ता, मानवाधिकार कार्यकर्ता, ये सभी मिलकर
इस WSO मंच पर आकर इस ये जो मंच बनाया गया विश्व सामाजिक मंच, यहाँ पर आकर वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। बेसिकली वैश्वीकरण के विरोध के संबंध में WSF की यहाँ पे पहली बैठक हुई थी 2011 में पोर्टो एलेग्रे ब्राजील में। ठीक है, तो आप याद रखना WSF की सबसे पहली बैठक 2011 ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे में। अब आपकी बुक में चौथी देखो, एक पहली बैठक दी हुई है और एक चौथी बैठक। चौथी बैठक हुई है 2004 में मुंबई भारत में। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बैठक मैंने जोड़ी है 16वीं बैठक, क्योंकि अभी के टाइम पे करंट अफेयर से संबंधित भी एक क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेगा आपकी बुक में। तो मैं चाहता हूं हर चैप्टर में एक क्वेश्चन आपको ऐसा जरूर दिया जाए। तो ये वो क्वेश्चन है कि इसकी जो 16वीं बैठक है वो 2018 में सेल्वाडोर बहिया ब्राजील में हुई थी। तो पहली बैठक कहाँ हुई? 2001 पोर्टो एलेग्रे ब्राजील में। चौथी बैठक 2004 मुंबई भारत में। 16वीं बैठक 2018 सेल्वाडोर बहिया ब्राजील। तो ब्राजील में इसकी 2 बैठक हुई है, पहली और 16वीं। अगर पूछेगा पहली बैठक कहाँ हुई है तो ब्राजील में हुई है, कब? 2001 में। 16वीं बैठक कहाँ हुई है तो जो 2018 में ब्राजील में हुई है। ठीक है, इस तरीके से आप लिख देंगे। तो वैश्वीकरण का विरोध किस संदर्भ में किया जाता है? तो पहले WTO लिखेंगे, फिर WSF। तो वैश्वीकरण का विरोध, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और ये WSF का जो पॉइंट है आई होप समझ गया। अब यहाँ पे आ जाता है भारत ने किस तरह से वैश्वीकरण को अपनाया। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो बेसिकली जब भारत पर ब्रिटिश शासन था तो ब्रिटिश यानी कि औपनिवेशिक काल के दौरान भारत आधारभूत वस्तुओं और कच्चे माल का निर्यातक था तथा बने बनाए सामानों को आयात, यानी कि लगभग 150 से 200 साल तक जो अंग्रेजों ने हम पर शासन किया है, उस शासन काल के दौरान भारत के पास बहुत सारा कच्चा माल था। तो ये ब्रिटिश लोग क्या करते थे, इस कच्चे माल को बेचते थे इंग्लैंड, और इंग्लैंड से जो बना बनाया माल था उसे भारत में लाते थे और फिर से उस बेचते थे। तब भारत क्या था, एक तरीके से कच्चे माल का निर्यातक था और बने बनाए माल का आयातक था। ठीक है, यानी कि कच्चे माल को भेजने वाला और बने बनाए माल को खरीदने वाला। लेकिन जब भारत आजाद हुआ, ब्रिटेन से जब आजाद हुआ, तब भारत ने, चाहे वो ब्रिटेन हो या फिर अन्य कोई भी देश हो, उसने किसी भी देश पर निर्भर रहना नहीं सीखा, बल्कि भारत ने अपना खुद सामान बनाना शुरू कर दिया। यानी कि इसने वैश्वीकरण के पहले चरण में क्या किया, दुनिया से अपने आप को काट लिया, बस अपने आप को अपने तक ही सीमित रखा। संरक्षणवाद इसने अपनाया हुआ था, अर्थात दूसरे देशों को निर्यात पे रोक लगा दी, यानी कि हम जो बनाएंगे ना तो हम दूसरे देशों में भेजेंगे, ना ही तो हम दूसरे देशों से खरीदेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे इंडिया को एक चीज लगी कि अगर हम यहाँ पे अपने कच्चे माल का निर्यात नहीं करेंगे या फिर हम जो बना रहे हैं उसका निर्यात नहीं करेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें हमारे सामने आ जाएंगी, और वो आने भी लगी। तब यहाँ पे इन्हें ये एक चीज समझ में आ गई कि हमें अपना व्यापार खोलना चाहिए। तब तक यहाँ पे कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे तरक्की हो चुकी थी, लेकिन कुछ ऐसे जरूरी क्षेत्र जैसे कि स्वास्थ्य, आवास, प्राथमिक शिक्षा, इन पर उतना ध्यान नहीं दिया गया, जो कि किसी भी देश की मुख्य रीढ़ होते हैं उस जनता के, जिसके वे हकदार थे। भारत में आर्थिक वृद्धि काफी धीमी रही क्योंकि उस समय लोगों को इसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था। तो वैश्वीकरण के वैश्वीकरण के दौर में जब भारत आजाद हुआ तो इसने वैश्वीकरण से अपने आप को पहले काट के रखा, जिसकी वजह से कुछ परेशानियां झेलने पर मिली। फिर भारत में आर्थिक वृद्धि की दर काफी धीमी रही। इसी दौरान 1991 में एक वित्तीय संकट भी देखने को मिला, और एक संकट हमें 1970 के दशक में भी देखने को मिला था जब भारत में अकाल पड़ा था, और एक 1991 का। इससे उभरने के लिए आर्थिक वृद्धि की दर ऊंची हासिल करने की इच्छा से भारत में आर्थिक सुधारों की योजना शुरू हुई। अर्थात वैश्वीकरण को जब वैश्वीकरण की प्रक्रिया में भारत सबसे पहले कटा हुआ था वैश्वीकरण से विभिन्न देशों से, लेकिन जब 1991 में वित्तीय संकट आया और हमें लगा कि हमें अपनी आर्थिक वृद्धि और ऊंची करनी चाहिए, तब भारत ने सोचा कि अब हम वैश्वीकरण की इस प्रक्रिया को अपनाएंगे और अपनी अर्थव्यवस्था को अन्य देशों के लिए खोलेंगे। इन्होंने क्या किया, विभिन्न क्षेत्रों पर से जो अहम बाधाएं थी ताकि कंपनी आकर व्यापार करें और हम भी अन्य देशों में जाके व्यापार करें, ऐसे जो बाधाएं थी उनको हटा दिया।
जैसे क्षेत्र यानी कि व्यापार बढ़ा, विदेशी निवेश यहाँ पे बढ़ने लगा, और जब ये बढ़ा तो इससे काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई, और विदेशी मुद्रा के प्राप्त होने की वजह से ये काफी मात्रा में तेजी से विकास भी करने लगा। साथ ही साथ भारत वैश्विक स्तर पे कई ऐसे वैश्विक संगठन है जिनका हिस्सा है, लाइक सार्क का हिस्सा है, आसियान का, विश्व व्यापार संगठन का, और ब्रिक्स है, G20 है संगठन, इन सभी का हिस्सा है। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल के लिए बताया गया है। ठीक है, यानी कि भारत ने शुरुआत में वैश्वीकरण के लिए अपने आप को क्या कर रखा था, काट रखा था, खुद ही बनाते थे, संरक्षणवाद की नीति को अपनाया था। लेकिन जब 1991 में एक वित्तीय संकट आया और आर्थिक वृद्धि दर ऊंची करने की बात हुई, तब इसने अपने जो व्यापार के दरवाजे थे वो विभिन्न देशों के लिए खोले और व्यापार बढ़ा, और ये विभिन्न संगठनों का हिस्सा भी है। अब बारी आती है कि भारत में वैश्वीकरण का विरोध। ठीक है, भारत में वैश्वीकरण का विरोध कैसे किया? तो देखो, आर्थिक वैश्वीकरण का विरोध वामपंथी, राजनीतिक तथा इंडियन सोशल फॉर्म जैसे मंचों से भी है। अर्थात बेसिक तौर पे WSF तो करता ही है, यानी कि WSF वर्ल्ड सोशल फॉर्म, इसी की तरह भारत में अपना एक है ISF यानी कि इंडियन सोशल फॉर्म, अर्थात जो वैश्वीकरण का विरोध करे। साथ ही साथ यहाँ पे जो वामपंथी हैं वो भी इसका विरोध करते हैं। औद्योगिक, श्रमिक, किसान संगठन बहुराष्ट्रीय नियमों के प्रवेश पर विरोध लगाते हैं। अर्थात औद्योगिक श्रमिक जो हैं और जो किसान है वो ये कहते हैं ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं आप इन पर रोक लगाओ, क्योंकि इनकी वजह से हमारे छोटे छोटे उद्योग खत्म हो जाते हैं और हमारी तनख्वाह भी कम हो जाती है, क्योंकि लोग इतनी ज्यादा गरीबी फैली हुई है कि अगर 100 रुपए तनख्वाह चल रही है, अगर आप किसी को उसमें 90 रुपए में ऑफर करोगे तो वो काम करने लगेगा। तो ये जो तनख्वाह चल रही होती है इसके लोग क्या कहते हैं कि हमें इसे खत्म करना। कुछ वनस्पतियां जैसे कि नीम, इस पर अमेरिका और यूरोपीय कंपनियां जो थी वो पेटेंट करवाना चाहती थी। पेटेंट का मतलब वो क्या हो गया कि अगर एक बार पेटेंट हो गया तो उससे संबंधित कोई और प्रोडक्ट कोई अन्य कंपनी नहीं बना सकती है। अर्थात नीम के संदर्भ में चाहे वो साबुन हो, चाहे वो जड़ी बूटी हो, सब कुछ अमेरिका और यूरोपीय कंपनी को मिल जाता, लेकिन ये पेटेंट यहाँ पे सफल नहीं हुआ। ठीक है, दक्षिणपंथी क्या कहते हैं? दक्षिणपंथियों का यह कहना है कि ये जो खेमा है यानी कि ये जो वैश्वीकरण है सांस्कृतिक प्रभावों का विरोध करता है। जैसे इसमें केबल नेटवर्क के जरिए, अर्थात सांस्कृतिक आधार पर जो वैश्वीकरण का विरोध करते हैं, ये कहते हैं कि केबल नेटवर्क के जरिए विदेशी टीवी चैनल जिसमें वैलेंटाइन डे, स्कूल कॉलेज छात्र छात्राओं के पश्चिमी पोशाक, ये सभी चैनल दिखाए जाते हैं। स्पेशली ये कहा गया है इंटरनेट, टेलीविजन, इन सभी के माध्यम से पश्चिमी संस्कृति का जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है, इसकी वजह से लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, जैसा कि भारत में भी देखा गया है। तो इसीलिए इसका विरोध किया जाता है। तो भारत में वैश्वीकरण का विरोध किस आधार पर किया जाता है, आइए आप समझिए। ठीक है, भारत में वामपंथी के लोग उसका विरोध करते हैं, इसका इंडियन सोशल फॉर्म है। औद्योगिक श्रमिक, किसान बहुराष्ट्रीय कंपनी का विरोध करते हैं। कुछ वनस्पतियां जैसे कि नीम के पेटेंट का विरोध किया गया है। दक्षिणपंथी सांस्कृतिक आधार पर इसका विरोध करते हैं। तो आई होप आपको भारत के संदर्भ में वैश्वीकरण समझ में आ गया होगा। शुरुआत में भारत ने वैश्वीकरण के संदर्भ में आजादी के पश्चात संरक्षणवाद की नीति अपनाई हुई थी, लेकिन 1991 के वित्तीय संकट और आर्थिक वृद्धि की कमी की वजह से इसने क्या किया, बाधाएं हटाई, व्यापार तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया, और किस तरीके से इसका यहाँ पे विरोध किया जाता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के जितने भी हमारे टॉपिक्स थे, आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा था कि वैश्वीकरण का यहाँ पे अर्थ क्या होता है। ठीक है, मतलब सारे टॉपिक्स यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हमने डिस्कस कर लिए हैं, और अगर आपको सभी टॉपिक्स बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं, कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन, डाउट अगर अभी भी रह जाती है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, ये हमारी आईडी है। जैसे ही हमें टाइम मिलेगा आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा। गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें।
धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।